आदरणीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम आदरणीय नेता मौजूद हैं। मैं अगर एक एक करके सब लोगों का नाम लेना शुरू करूं तो हो सकता है कि सामने बैठे लोग बोर हो जाएं, है ना। तो मैं इकट्ठे जो है, क्या राहुल भाई, इकट्ठे पूरे मंच को प्रणाम कर लेता हूं, सबको एक साथ प्रणाम कर लेता हूं और सीधे आपसे दो चार दिल की बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव का वक्त है और मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होने के नाते आपसे बस ऐसे ही चुनावी बात करने के लिए आया हूं। आप ऐसा मत सोचिएगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि देश के अंदर जो आज स्थिति पैदा हुई है वो चिंताजनक है। आज जब मैं आ रहा था, रास्ते में हमारा दो पुराना दोस्त मिला। 2014 में दोनों भाजपा को वोट दिया था, 2019 में दोनों भाजपा को वोट दिया था और 2024 में एक बोल रहा था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने कहा कि क्यों वोट नहीं दोगे? बोला इसलिए वोट नहीं देंगे कि जो भी बात 10 साल पहले कही गई थी उसमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है। 10 साल की बात उसने याद दिलाई, कहा कि कहा गया था सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाया जाएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, अच्छा दिन आएगा, ऐसी बात कही गई थी। हकीकत ये है कि देश में आज इतिहास का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी, महंगाई इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं थी और 2022 तक पक्का मकान तो बनाना छोड़ दीजिए, इसी बुराड़ी में अपने खून पसीने की कमाई से जिन्होंने पक्का मकान बनाया उसको बुलडोजर से डीडीए गिरा रही है, उसको तोड़ रही है। और बुलेट ट्रेन से बात चली थी, कहते हैं ना, दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा है, कहां तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हर घर में रोशनी की बात की गई, अब तो अंधेरे को भी रोशनी नहीं मिल रहा है। बात बुलेट ट्रेन से शुरू हुई थी और भैंस पर आ गई है। बताइए, बुलेट ट्रेन से बात शुरू हुई, भैंस पे आ गई है। तो हमारा एक भाजपाई दोस्त बोला कि इस बार वोट नहीं देंगे। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि सरकार अगर काम कर रही है तो जो है हम उस सरकार को चुनेंगे और सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उस सरकार को हम सत्ता से बाहर करेंगे। और उसने कहा कि 2014 में हमने वोट दिया था इस उम्मीद से कि सरकार काम करेगी, 2019 में भी वोट दिया इस उम्मीद से कि चलो एक मौका और दे करके देखते हैं, लेकिन तीसरा मौका इनको हम नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं 3 तिगारा काम बिगाड़ा, इस बार तीसरा मौका नहीं देंगे। उसकी बात को काटते हुए मेरा दूसरा भाजपाई दोस्त बोला लेकिन हम तो इस बार भी देंगे। तो हम बोले क्यों दोगे? बोला देश सुरक्षित हाथों में है इसलिए देंगे। हम बोले कैसे? बोला ऐसे कि कुछ भी हो जाए, हमने तो प्रण लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं
तब तक हम उन्हीं को वोट देते रहेंगे। तो हमने कहा कि फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? जब देश में यह बात स्थापित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जी जब तक जिंदा रहेंगे वही प्रधानमंत्री रहेंगे, तो फिर चुनाव हो क्यों रहा है? क्यों देश की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? जब 400 सीट आ ही रही है, रिजल्ट निकल ही गया है, फिर 4 तारीख का इंतजार करने की क्या जरूरत है? इस बात पर वो चुप हो गया। और फिर हमने कहा कि कहते हो देश सुरक्षित हाथ में है, तो बताओ, इस देश के सरकार का आंकड़ा है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। हर मिनट किसी ना किसी हमारी मां बहन के साथ कोई ना कोई आपराधिक घटना हो रही है। इस देश के भीतर जो छोटे दुकानदार हैं वो जीएसटी से परेशान हैं। इस देश के भीतर कर्ज लेकर के, लोन लेकर के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और नौकरी के इंतजार में रहते हैं। केंद्र सरकार के अंदर 30 लाख पद खाली हैं। विद्यार्थियों की हालत यह है कि कर्ज लेकर के इंजीनियर बने, कर्ज लेकर के एमबीए किया, कॉलेज से निकल करके इस उम्मीद से बाहर आए कि नौकरी मिलेगी, कर्जदार बन गए, नौकरी नहीं मिली है। हालत यह है कि जो ऑलरेडी अमीर हैं, अंबानी और अदानी, उनके जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया गया। और इस देश के विद्यार्थियों का कर्जा माफ करने की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि खजाना में पैसा नहीं है। गुरुजी, अगर इस देश में नेता लोग के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, तो इस देश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा स्कूल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष किसी पार्टी से नहीं, एक सोच से है। हमारी सोच ये है कि इस देश में पैदा होने वाले तमाम लोग, चाहे वो कहीं भी पैदा हुए हों, चाहे उत्तर में पैदा हुए हों या दक्षिण में, पूरब में पैदा हुए हों या पश्चिम में, बिहार में पैदा हुए हों या दिल्ली में, उत्तराखंड में पैदा हुए हों या हरियाणा में, हम सब भारतवासी हैं। अगर हम सब भारतवासी हैं तो इस देश के संविधान ने हमको कुछ बराबरी का अधिकार दिया है। इस देश में हमारे संविधान ने यह तय किया है कि जिसके पास कोठी है उसका वोट भी एक होगा, और जिसके पास झोपड़ी है, 25 गज का मकान है, उसका भी वोट एक होगा। ये इस देश के संविधान ने तय किया है। इस देश के संविधान ने तय किया है कि कांस्टेबल का वोट भी एक होगा और डीजीपी साहब का भी वोट एक होगा। ये इस देश के संविधान ने तय किया है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों ने वो वीडियो शायद देखा हो, गुजरात में बीजेपी एमपी का लड़का, लोग कहते हैं ईवीएम की बात, पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया और ईवीएम अपने हाथ में लेकर के बोल रहा था कि ईवीएम हमारे बाप का है। इतना अहंकार, इतना अहंकार सत्ता को कैसे हो गई? इतना अहंकार सत्ता को इसलिए हो गया कि आप और हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमने आपका नमक खाया है, हमने आपके टैक्स के पैसे से पढ़ाई की है। मेरी मां आंगनबाड़ी में काम करती थी, हमारे परिवार की इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं पीएचडी कर पाता, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा पाता। ये आपके टैक्स के पैसे से संभव हो पाया। और जब देखिए, हमारे ऊपर लक्ष्मी जी का कृपा भले नहीं हो, लेकिन सरस्वती जी का कृपा है। और जब हमने पढ़ाई कर ली तो हमारे मन में सवाल पैदा होता है, और जब सवाल पैदा होता है तो हम सरकार से वो सवाल पूछते हैं।
सरकार से हम सिंपल एक बात पूछते हैं, साहेब प्रधानमंत्री बन रहे हैं 5 साल के लिए, एमपी बन रहे हैं 5 साल के लिए, मनोज तिवारी जी 2 बार एमपी बने 5-5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और हमारे परिवार के बच्चों को नौकरी मिलेगा सेना में 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? मेरा एक सिंपल सवाल है कि एमपी को पेंशन मिलेगा? अगर एमपी को पेंशन मिलेगा सरकारी एमपी होने के चलते, तो वो वर्दी पहन करके जो ड्यूटी कर रहा है दिल्ली पुलिस का नौजवान, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? 2004 के बाद पेंशन समाप्त कर दिया गया और एक एक करके हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर आप कार खरीदते हैं, कार खरीदते वक्त आपसे रोड टैक्स लिया जाता है। जब कार खरीदते वक्त रोड टैक्स हमसे ले लेते हैं, तो जब कार लेकर के हम रोड पर जाते हैं तो दोबारा टोल टैक्स हमसे क्यों लेते हैं? सरकार इस सवाल का जवाब दे। सरकार हर चीज में हमसे टैक्स ले रही है। इस इलाके में रहने वाले लोग हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जब अपने खून पसीने की कमाई से हम अपना घर बनाते हैं और बिजली का कनेक्शन मांगने के लिए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट कहता है कि डीडीए से एनओसी लेकर के आइए। भाई साहब, घर हमारा, मेहनत हमारी, पैसा हमारा, ये डीडीए का एनओसी कहां से आ गया भाई? और ये एनओसी के चक्कर में बना बनाया घर, उनको बिजली नहीं मिल रही है। मेरा सिंपल सवाल है कि किसी भी इलाके में अगर हम बुराड़ी की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, तो हम 3 तरह का प्रतिनिधि चुनते हैं। पहला प्रतिनिधि हम पार्षद का चुनाव करते हैं। राहुल भाई कहां गए? पार्षद चुनते हैं। दूसरा हम विधायक का चुनाव करते हैं। असीफ भाई, संजीव भाई को जो है ना, ये भाषण रिकॉर्ड करके भेजिएगा विधायक जी को। और तीसरा हम एमपी का चुनाव करते हैं। तीनों के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। पार्षद का काम पार्षद लेवल पे काम कराना होता है, विधायक का काम विधायक लेवल पे काम कराना होता है। उसी तरह से सांसद का भी कुछ काम होता होगा ना, गाना गाने के अलावे कुछ तो काम होता होगा ना। मेरा प्रश्न है कि 10 साल से वो सांसद हैं, संसद में उन्होंने कितनी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए सवाल पूछा है? कितनी बार? मैं घूम रहा हूं, पूरा इलाका घूम रहा हूं, और जो है मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के भी ढूंढूं, तब भी उनके नाम का कोई शिलान्यास का पत्थर नहीं दिखाई देता है। मेरा प्रश्न है कि हम सांसद क्यों चुनते हैं? हम सांसद चुनते हैं कि सांसद केंद्र सरकार से सवाल पूछ करके, लड़ करके, केंद्र के बजट का एक हिस्सा अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के ऊपर खर्च करे। विकास की बात आई तो मुझे वो बगल वाला गांव याद आ गया जो गोद लिए थे, गाजीपुर ना है? एक उधर भी लिए हैं, करावल नगर के पास, सभापुर वार्ड में, चौहान पट्टी, दोनों गोद लिया हुआ विकास जो है वो घुटना पर भी नहीं चल पा रहा है। ये हकीकत है। और जब चुनाव आया है तो हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि क्या हम अपने साथ ये होने देंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता, मैंने आपको बताया कि मेरा 2 भाजपाई दोस्त हैं, एक बोला कि कुछ भी हो जाए हम तो वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन जो दूसरा था वो बोला कि हम वोट नहीं देंगे। इसलिए वोट नहीं देंगे कि इस क्षेत्र के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। अपमानित कैसे किया जा रहा है? जब डीडीए बुलडोजर लेकर के लोगों का घर तोड़ रहा होता है, कभी भी सांसद खड़ा होकर के उसका घर बचाने के लिए नहीं आते हैं। जब एनओसी लेने के लिए इस इलाके के लोग
डीडीए का चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी सांसद महोदय नहीं आते हैं। पुलिस वाले पीछे खड़ा है। बुरा मत मानिएगा, सच बात यह है कि यहाँ पर अवैध शराब का धंधा तो हो रहा है साहब। इसीलिए मैं पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं, मैं सीधा गृह मंत्री के आंख में आंख डाल करके सवाल करता हूं और पूछता हूं उनसे